क्या आप अपने बिजनेस की ग्रोथ में रोड ब्लॉक्स फेस कर रहे हैं? शायद इसका सोल्यूशन अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को थोड़ा ट्वीक करने में है। आइए बात करते हैं कैसे आप अपने लिए सही स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं। एमएसएमई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसकी सक्सेस को बना या तोड़ सकता है। बहुत से छोटे बिजनेसेस रिजिड हायरार्की के बजाय फ्लेक्सिबल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर पर थ्राइव करते हैं, जो क्विक डिसीजन मेकिंग और अडेप्टेबिलिटी अलाउ करता है। पर जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो करते हैं, चैलेंजेस ये होते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और डिफाइंड रोल्स के बैलेंस कैसे बनाए रखें। सही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन करना एमएसएमईज को एफिशिएंसी स्केल करने में और उसे ज्यादा अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने में बहुत मदद कर सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स फॉर एमएसएमईज। आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये समझेंगे कि किस तरह से अपने एमएसएमई के लिए सही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चूज करने से आपके बिजनेस के ऑपरेशंस में ज्यादा एफिशिएंसी आ सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक सिस्टम है जो डिफाइन करता है कि कैसे एक कंपनी काम करती है, रोल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कैसे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आगे बढ़ता है। ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किस डिपार्टमेंट का क्या रोल होगा और कंपनी का ओवरऑल वर्क फ्लो कैसे चलेगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपके बिजनेस के कल्चर, ग्रोथ स्टेज और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अगर आपका बिजनेस एक फ्लेक्सिबल मॉडल पर भी चल रहा हो, तब भी एक क्लियर स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रक्चर से आपके टीम मेंबर्स को अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है, जो एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी स्ट्रीमलाइंड होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस एक्सेट्रा, और हर डिपार्टमेंट का अपना स्पेसिफिक रोल होगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है। अब जरूरी नहीं है कि जो लोग ऑपरेशंस में हैं वो मार्केटिंग टीम के प्रोजेक्ट्स का पार्ट नहीं बन सकते, बल्कि बहुत कंपनीज इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन को बढ़ावा देती है और एम्प्लॉइज को भी स्कोप ऑफ वर्क से आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट करने को एनकरेज करती है। पर स्ट्रक्चर एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट्स के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देता है, जहां उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइनल कॉल या डिसीजन और उनके कंप्लीशन की जिम्मेदारी उनकी होती है। इस तरह प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए प्रिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट प्रमोशंस और कस्टमर एंगेजमेंट है। पर जब कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती है, तो प्रिया को ऑपरेशंस और फाइनेंस टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। अगर उन्हें किसी कैंपेन का बजट डिसाइड करना हो या प्रोडक्शन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करनी हो, तो प्रिया का रोल उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ प्रिया अपने डिपार्टमेंट के साथ इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, पर उस सेम प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन की कैंपेन क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिया की है। बजट अप्रूव और एलोकेट करने की जिम्मेदारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की है और कैंपेन एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशंस की होती है। इसी बात से हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर एमएसएमईज। एमएसएमईज के लिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जरूरी होता है। एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। इन बिजनेसेस का साइज छोटा हो सकता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर काफी बड़ा होता है। अगर आपको अपनी एमएसएमई को एफिशिएंटली चलाना है, तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों दे। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता है, जिससे वर्क कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग और रिसोर्स एलोकेशन बहुत आसान हो जाते हैं। जब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट अपने टास्क पर फोकस्ड रहता है। रिसोर्सेज जैसे मैन पावर, बजट और टाइम का एलोकेशन एफिशिएंट हो जाता है, जिससे प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट होते हैं और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। एक स्ट्रक्चर से आपके एम्प्लॉयज को भी ये पता चलता है कि वो किसके पास गाइडेंस के लिए जा सकते हैं।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करेगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स ये भी डिफाइन करते हैं कि कंपनी में कौन डिसीजंस लेता है और उन डिसीजंस को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे शेयर किया जाता है। इससे इंश्योर होता है कि सबको ज़रूरी इंफॉर्मेशन सही वक्त में मिले और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी और कोऑर्डिनेशन बनी रहे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। टिपिकली सारे ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक की कैटेगरी या स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं। मैकेनिस्टिक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स अपने नेचर में ज़्यादा हायरार्किकल होते हैं और टॉप डाउन अप्रोच स्ट्रिंजेंट तरीके से फॉलो करते हैं। रिपोर्टिंग, मैनेजिंग और डेलीगेटिंग के लिए ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को अक्सर ज़्यादा कोलैबोरेटिव और फ्लेक्सिबल माना जाता है। ट्रेडिशनली हायरार्किकल सिस्टम जो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, कंपनीज वो फॉलो करती है। तो पहले इसे समझते हैं। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल अथॉरिटी का सिस्टम एक पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, जिसमें हर लेवल के अपने अलग टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनोग्राम होता है जिसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पिरामिड या ट्री लाइक मॉडल पर बेस्ड होता है, जहां डिसीजंस पिरामिड के टॉप से बॉटम तक फ्लो करते हैं। हर एम्प्लॉय को अपनी रोल और स्पेसिफिक ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होती है। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं जिससे आप ऐसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक क्लियर चेन ऑफ कमांड। ये हायरार्की होती है जो टॉप से बॉटम तक होती है, जिसमें हर लेवल अपने स्पेसिफिक टास्क और डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, डिफाइंड रोल्स फॉर ईच लेवल। हर लेवल के लिए रोल्स क्लियरली डिफाइंड और अंडरस्टूड होते हैं। तीसरा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसीजन लेने का पावर टॉप लेवल पर होता है और बाकी सब ग्रुप्स को लीडर के डिसीजंस या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए काम आगे बढ़ाना होता है। पर इस स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो एक कंपनी फेस कर सकती है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये सेंट्रलाइज सिस्टम इनफ्लेक्सिबल होता है और जल्दी से एनवायरनमेंट चेंजेस के लिए अडेप्ट नहीं हो पाता। दूसरा, रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। जब सारे डिसीजंस टॉप से आते हैं तो ये क्रिएटिविटी को लिमिट कर सकता है और नए आइडियाज को ट्राई करने का फ्रीडम कम हो जाता है। और लास्टली, रेजिस्टेंस टू चेंज। हाईली सेंट्रलाइज्ड पावर स्ट्रक्चर के कारण जब चेंजेस प्रपोज किए जाते हैं तो लोअर लेवल एम्प्लॉयज रेजिस्टेंस दिखाते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बाद आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें एम्प्लॉयज को उनके फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, जैसे एक मार्केटिंग टीम, एक सेल्स टीम और एक फाइनेंस टीम होता है। ये स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड वर्क को प्रमोट करता है, लेकिन कभी कभी इसी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की वजह से साइलॉस बन जाता है और क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन डिफिकल्ट हो सकता है। डिविजनल स्ट्रक्चर। तीसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें एम्प्लॉयज को प्रोडक्ट लाइंस, ज्योग्राफिक रीजन्स या मार्केट के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। ये स्ट्रक्चर लार्ज बिजनेसेस के लिए अच्छा होता है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स या ब्रांचेस होती हैं, लेकिन इसमें रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन हो सकता है और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स हो सकती है। प्रोसेस बेस्ड स्ट्रक्चर। चौथा स्ट्रक्चर है प्रोसेस बेस्ड, जिसमें बिजनेस की डिफरेंट प्रोसेसेस के अराउंड एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे R&D, कस्टमर एक्विजिशन और ऑर्डर फुलफिलमेंट। ये स्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, लेकिन कभी कभी साइलॉस भी क्रिएट हो सकता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। फिफ्थ इज द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है जिसमें एम्प्लॉयज को दो रिपोर्टिंग लाइंस मिलती है, एक फंक्शन बेस्ड और एक प्रोडक्ट बेस्ड। इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज को दो बॉसेस को रिपोर्ट करना पड़ता है। सिक्स्थ इज सर्कुलर स्ट्रक्चर। इसमें लीडर्स को सेंटर में रखा जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉरिजॉन्टली फ्लो होती है। ये स्ट्रक्चर कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है, लेकिन नए एम्प्लॉयज के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो सकती है। नेटवर्क स्ट्रक्चर। सेवेंथ इज नेटवर्क स्ट्रक्चर, जो स्पेशली उन कंपनीज के लिए यूजफुल होता है जो फ्रीलांस वर्कर्स, वेंडर्स या सब कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज करते हैं। ऐसी अप्रोच तेजी से ग्लोबल एक्सपांशन को प्रमोट करती है, साथ ही क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस की कंसिस्टेंसी को भी इंश्योर करती है। ये स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसमें क्लियर हायरार्की लैक करती है जो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फ्लैट स्ट्रक्चर।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लैट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक होता है जिसमें डिसीजन मेकिंग इक्वल होता है और एम्प्लॉइज को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। इसमें ट्रांसपेरेंसी और कोलैबोरेशन प्रमोट होती है, लेकिन जब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो अलाइनमेंट करना थोड़ा टफ हो सकता है। हाउ टू चूज द राइट स्ट्रक्चर फॉर योर MSME? ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर। सबसे पहले, साइज ऑफ योर बिजनेस। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो फ्लैट या फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। अगर बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो हायरार्किकल या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रीमलाइंड होगा। दूसरा, बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपकी ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स है तो मैट्रिक्स या डिविजनल स्ट्रक्चर बेटर होंगे, क्योंकि ये मल्टीपल टीम्स को हैंडल करने में मदद करेंगे। अगर प्रोसेसेस सिंपल है तो फ्लैट या फंक्शनल स्ट्रक्चर सही रहेगा। तीसरा, एम्प्लॉई एक्सपर्टीज। अगर आपके एम्प्लॉयज को स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये रोल स्पेसिफिक स्किल्स को प्रमोट करता है। अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयज मल्टीपल स्किल्स सीखे तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और चौथा, डिसीजन मेकिंग स्टाइल। अगर आप सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रेफर करते हैं जहां एक पर्सन या टीम डिसीजन लेती है तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर चूज करें। अगर आपको ज्यादा ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो फ्लैट स्ट्रक्चर बेस्ट होगा। अगर आप अपने MSME के लिए सही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चूज करते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है, और क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से आपके वर्किंग ऑपरेशंस को मिलती है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, बेटर रिसोर्स एलोकेशन और स्केलेबिलिटी। हर स्ट्रक्चर के अपने चैलेंजेस होते हैं, जैसे हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ब्यूरोक्रेसी हो सकती है और फ्लैट स्ट्रक्चर में अलाइनमेंट करना मुश्किल हो सकता है। पर ये सब चैलेंजेस आप प्रॉपर प्लानिंग, कम्युनिकेशन और टीम फीडबैक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये थी हमारी तरफ से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पर एक डिटेल समरी आपके लिए, ताकि आप अपने MSME के लिए वेल इन्फॉर्म्ड और बेस्ट डिसीजंस ले सकें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ साथ अपने MSME बिजनेस के लिए सही फाइनेंस और सही फाइनेंस पार्टनर चुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपका फाइनेंशियल पार्टनर वो होना चाहिए जो आपकी ज़रूरत को समझे और आपके लिए लोन प्रोसेस को ईजी बनाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर बेनिफिशियल लगा और क्यों।